आज से करीब 50 साल पहले की बात है। मुकुंद लाल गुप्ता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नौकरी से रिटायर होके एक छोटी सी परचून की दुकान चलाया करते थे। बताते हैं जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन पूरे विभाग ने उनके रिटायर होने की खुशी मनाई थी, क्योंकि एक वही थे जो रिश्वत ना तो लेते थे ना लेने देते थे। घर में कुल मिलाकर 3 प्राणी थे। एक उनकी पत्नी सरिता और दूसरा उनका 32 साल का लड़का नरेश। नरेश के दोनों कान बचपन में ही खराब हो गए थे, जिस वजह से वो ढंग से ना सुन पाता था और ना ही बोल पाता था। वो बस होठ पढ़ के सरिता और मुकुंद बाबू की सारी बात समझ जाता था। वो गणित में बहुत अच्छा था और इसी वजह से आसपास के बच्चे उससे ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। मुकुंद बाबू रोज सुबह ठीक 6 बजे उठ जाते, नहा धो के पूजा करते और फिर टिफिन लेके टहलते हुए मुंशी पुलिया तक जाते। आज भी बाकी दिनों जैसा ही था। आज जब वो दुकान बंद करके वापस आ रहे थे तो उन्हें लगा कि न जाने क्यों कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर भी देखा पर वहाँ कोई नहीं था। रोज की तरह मंदिर पहुँचे तो एक आदमी मंदिर से निकला और उनके हाथ में लड्डू रख दिया। तो मुकुंद बाबू ने पूछ लिया, किस बात की मिठाई बांट रहे हो? मेरे बेटे ने नई दुकान खोली है महानगर में। बधाई हो। ये कहकर वो वहाँ से घर की तरफ चल दिए। लड्डू ये सोचकर नहीं खाया कि कहीं लड्डू खा के उनकी भूख ना मर जाए। घर पहुँचते ही लड्डू नरेश के हाथ में रखा और बोले, लो खा लो, मंदिर का प्रसाद है। नरेश ने अपनी माँ से पूछा, तुम भी खाओगी थोड़ा सा? ना, तू खा ले। उसने एक बार में पूरा लड्डू मुंह में रखा और आधा आधा दोनों गालों में फंसा के रजाई में घुस गया और लड्डू खाते खाते ही उसकी आंख लग गई। खाना खत्म करके मुकुंद बाबू ने पूछा, लड्डू हो तो दे दो थोड़ा सा। अरे लड्डू तो पूरा नरेश ने खा लिया, गुड़ है, दे दूं? हाँ दे दो। तभी ट्रांसफार्मर फूकने की वजह से लाइट चली जाती है। ओहो, इसे भी अभी जाना था। रुको, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। लो। कमरे में नरेश की चारपाई खिड़की की तरफ और उसके बराबर में मुकुंद बाबू का लोहे का स्प्रिंग वाला पलंग परमानेंट लगे रहते थे। सरिता देवी की चारपाई मुकुंद बाबू के पलंग के नीचे रखी रहती थी और वो रात को तभी निकलती जब सरिता देवी घर के सारे बर्तन मांज के रात को सोने के लिए आती। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पीने की आदत थी सरिता को, तो काम धंधे से फारिग होके गर्म दूध का गिलास स्टूल पर रखा और अपनी चारपाई निकालने के लिए जैसे ही वो नीचे झुकी, उन्होंने देखा कि कोई गहरा काला साया नरेश के बिस्तर के नीचे बैठा है। वो अपने घुटने अपनी छाती से लगाए बैठा था। उसे देखते ही सरिता देवी के रोंगटे खड़े हो गए और वो जमीन पर गिर गई। उनके गिरते ही उस काले साए ने जैसे धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और सरिता देवी को देखा। उसकी आंखें उस अंधेरे में साफ चमक रही थीं। उस साए की शक्ल नहीं बल्कि उसकी आंखें ही दिख रही थीं। उसकी आंखें देखकर सरिता देवी कांप उठी। जैसे ही वो पीछे हटी, उनका हाथ स्टूल से टकराया और दूध का गिलास गिर गया। क्या हुआ? जमीन पर क्यों बैठी हो? पर सरिता देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एकटक नरेश की चारपाई के नीचे ही देखे जा रही थी। मुकुंद बाबू उठे और दीवार पर टंगी हुई टॉर्च उठाई कि उसी वक्त वो काला साया सरिता देवी की तरफ धीरे से बढ़ता हुआ आया। ये टॉर्च को क्या हुआ? टॉर्च की बैटरी ठंड की वजह से कमजोर पड़ गई थी। उन्होंने जोर से टॉर्च को झटका तो उसका लुपलुपाना बंद हुआ। सरिता की तरफ देखा तो वो पसीने से लथपथ थी। मुकुंद बाबू उन्हें देखते ही घबरा गए। उन्हें लगा कि सरिता को दौरा पड़ा है। सरिता? सरिता? वहाँ मुकुंद बाबू को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने टॉर्च घुमा के देखा और तभी टॉर्च की रोशनी बुझ जाती है।
वो संदूक के ऊपर रखी लालटेन उठा के जैसे ही नीचे देखते हैं तो वो साया गायब हो जाता है। क्या हुआ, ठीक तो हो? हाँ, वहाँ कोई था? कोई नहीं है। नहीं, कोई था। अपनी परछाई देख के डर गई तुम। कुछ नहीं था। सच में था। उसकी आंखें देखी मैंने। अब वहम का तो कोई इलाज नहीं है। और ये दूध साफ करो। सर्दी में इतना ठंडा दूध पी के तबीयत खराब करनी है क्या? अभी 2 मिनट पहले ही तो गर्म करके लाई थी। दूध गिरते ही ठंडा कैसे हो गया? थक गई हो तुम सुबह से काम करते करते। लाओ तुम्हारा बिस्तर लगा देता हूँ। लो ये लालटेन पकड़ो। वो दोनों अपने बिस्तर पर लेटे तो मुकुंद बाबू करवट लेते हुए बोले, आज दुकान से आते वक्त ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा था। कौन था? यही वहम। अरे तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है। सुनो जी, संभाल के जाया करो। अरे क्या हूँ? तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है। छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। मुकुंद बाबू ने करवट ली और तुरंत सो गए। पर सरिता देवी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उन चमकती आंखों को वो भूल नहीं पा रही थी। बड़ी हिम्मत करके उसने नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्हें यकीन हो जाता है कि वो वाकई उनका वहम था। वो मुकुंद बाबू की तरफ करवट करती हैं कि तभी उन्हें वो काला साया मुकुंद बाबू के सिरहाने बैठा हुआ दिखता है। वो डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो मन ही मन अपने भगवान को याद करती हैं और कुछ देर बाद अपनी आंख हल्के से खोल कर देखती हैं तो वो साया उन्हें वहाँ नहीं दिखता। वो उठकर एक बार फिर लालटेन की रोशनी में पूरे घर को देखती हैं। वहाँ कुछ नहीं था। उन्हें यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये उनकी आंखों का वहम ही था। वो रजाई ओढ़कर सो जाती हैं। रात के करीब 2-2:30 बजे एक अजीब सी आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चूहा कहीं कुछ काट रहा हो। उन्होंने उठ के देखा तो नरेश अपने बिस्तर में लेटा ठंड से कांप रहा था। नरेश, नरेश, क्या हुआ? ठंड लग रही है। रुक, मैं रजाई लेकर आती हूँ। वो संदूक खोलकर एक रजाई निकालती है और उसे उड़ा देती है। अब ठीक है? तुम सो जाओ। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटी, नरेश ने फिर से दांत कटकटाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर मुकुंद बाबू तुरंत अपने बिस्तर से उठे और नरेश की रजाई उठाकर देखा। अरे उसका पूरा बदन अकड़ रहा था और वो ठंड से कांप रहा था। रोशनी कम थी और मुकुंद बाबू ने चश्मा भी नहीं लगा रखा था। इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। पर जब उन्होंने उसका चेहरा छुआ तो कुछ गर्माहट सी महसूस हुई। उनका हाथ चिपचिपाने लगा था। ओहो, ये क्या है? देखो तो जरा। हाँ, खून। ये यहाँ कैसे आया? नरेश का चेहरा देखा तो उसने अपने दोनों गाल चबा लिए थे। मुकुंद बाबू घबरा गए। जल्दी से कपड़ा लाओ। सरिता देवी ने तुरंत तौलिया उठाकर दे दिया। बड़ी मुश्किल से नरेश का मुंह खोला और उसके दांतों के बीच में तौलिया दबा दिया कि तभी लालटेन की रोशनी अचानक बढ़ गई और कहीं बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ओहो, लालटेन की बत्ती कम करो। ये अचानक तेज कैसे हो गई? अरे क्या हुआ? गरम है ये, हाथ जल गया मेरा। रुको, कपड़ा लेकर आती हूँ। ये कहकर वो जैसे ही रसोई में कपड़ा लेने गई, लालटेन की रोशनी अपने आप कम हो गई। ये इतनी रात को किसका बच्चा रो रहा है? तुम्हें दूसरों के बच्चों की पड़ी है, अपने बच्चे को नहीं देख रहे? कितना खून बह गया बेचारे का। तुम चीनी लाओ, अभी रुक जाएगा खून। सरिता देवी देखती हैं कि चीनी के डब्बे में चीनी खत्म हो गई है। वो चीनी का कनस्तर उतारने के लिए ऊपर चढ़ती हैं
और कनस्तर से चीनी निकालकर मुकुंद बाबू को देती हैं कि तभी ऐसा लगता है कि अंदर रसोई में कोई चीनी खा रहा है। सरिता देवी अंदर झांक कर देखती हैं तो वहां कोई नहीं था, पर वो जैसे ही पलटती हैं उन्हें महसूस होता है कि कोई छज्जे पर बैठा है। वो ऊपर देखती हैं तो वही दो चमकती हुई आंखें उन्हें घूरती हुई नजर आती हैं और गायब हो जाती हैं। वो घबराकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती हैं। मुकुंद बाबू ने नरेश का मुंह खोला और चीनी डाल दी। नरेश ने चीनी मुंह में जाते ही आंखें खोल दी। क्या हुआ बाबूजी? तुम्हें क्या हुआ? ठंड लग रही है क्या? नहीं तो फिर क्यों कांप रहे हो? हम कांप नहीं रहे हैं। क्या हो गया? ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। ये कहकर नरेश ने रजाई ओढ़ी और सो गया। लगता है कोई बुरा सपना देखा है इसने। अब तुम्हें क्या हो गया? वो वहां रसोई में कोई है। कौन? पता नहीं। उसकी आंखें। उसकी नहीं, तुम्हारी आंखों का इलाज करवाने की ज़रूरत है। कल चलना मुंशी पुलिया हमारे साथ। आंखों का नंबर बढ़ गया तुम्हारा। धीरे बात करो ना, क्यों परेशान कर रहे हो? सोने में नहीं देता रात को। नरेश की ये बात सुनकर मुकुंद बाबू और सरिता देवी दोनों सन्न रह गए, क्योंकि नरेश सुन नहीं सकता था। नरेश, नरेश भाई, क्या कहा तुमने अभी? नरेश। मुकुंद बाबू समझ गए कि वो वाकई सपना देख रहा है और सपने में बात कर रहा है। कब तक ऐसे बैठी रहोगी? सो क्यों नहीं जाती? ये कहकर मुकुंद बाबू सोने चले गए, पर सरिता देवी को ये एक भयानक सपना लग रहा था। रह रहकर दिमाग में वही गहरी काली परछाई और चमकती दो आंखें सामने आ रही थीं। वो जहाँ जैसी बैठी थी बैठी रहीं और ना जाने कितने बजे उनकी आंख लग गई और वो सो गई। अगले दिन जब मुकुंद बाबू ने नरेश से पूछा, कल रात तुम क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे तुम? बताओ। पर नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो वो समझ ही नहीं पाया कि उसके बाबूजी क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने दोबारा पूछा, कल रात तुम्हें हमारी बातें सुनाई दे रही थी? कौन सी बातें? भाई, कल रात तुम कह रहे थे ना कि हम जोर जोर से बातें करके तुम्हारी नींद खराब कर रहे हैं। कि तभी रसोई में जोर से बर्तन गिरने की आवाज आती है। मुकुंद बाबू पलट के देखते हैं, पर नरेश को कुछ पता नहीं चलता। वो समझ जाते हैं कि नरेश सपने में ही बात कर रहा था। वो अपना टिफिन लेते हैं और जाते वक्त नरेश से कहते हैं, अपनी अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाना, उनकी आंखों का नंबर चेक कराने। क्या समझे? बताओ। अम्मा को दिखाना है डॉक्टर को। हाँ, चलो जी, मैं चलता हूँ। मुकुंद बाबू के जाने के बाद सरिता देवी ने नरेश को पास बुलाया और बोली, दिखा जरा, अपना मुंह खोल के दिखा। नरेश ने मुंह खोलकर दिखाया तो ना उसके गाल पर कोई निशान था और ना ही जीभ पर। यह बात सरिता देवी को बड़ी अजीब लगी। कल रात को खून कैसे निकला था? नरेश सरिता देवी को एक टक देखता रहा, मानो वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो क्या कह रही है। मैं पूछ रही हूँ, खून कैसे निकला था कल रात? मुंह से खून। नरेश फिर भी कोई जवाब नहीं देता। तो सरिता देवी उठती है और वो तौलिया लेकर आती है जिस पर कल रात खून पोंछा था। तौलिया देखा तो वो बिल्कुल साफ था, उस पर खून का एक कतरा भी नहीं था। सरिता देवी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो तौलिए को वहीं बिस्तर पर रख कर रसोई में चली जाती है। वो गैस पर रखी चाय छान ही रही होती है कि तभी नरेश चिल्लाता है, खून! उसकी आवाज़ सुनकर सरिता देवी दौड़कर रसोई से बाहर आती है और देखती है कि नरेश तौलिए को सिर पर लपेट कर बैठा है और बस उनको डराने के लिए चिल्ला रहा है। खून! मखौल सूझ रहा है तुझे? कल रात कितना डर गई थी मैं। 2 रजाई दी तब जाके ठंड रुकी तेरी। नरेश शांति से अपनी माँ को बस देखता रहता है। आंखें ठीक हैं तुम्हारी, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है।
दोपहर को जब सरिता देवी आलू के चिप्स सुखाने छत पर गई तो उन्हें नीचे से बच्चों के रोने पीटने की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़ती हुई नीचे आई तो देखा नरेश जोर जोर से बच्चों को मार रहा है। 12 का पहाड़ा याद करने को कब से कह रहा हूँ, याद नहीं हो रहा तुमसे, जान से मार दूंगा तुमको। ऐसा नरेश ने कभी नहीं किया था। मारना तो दूर, उसने आज तक किसी बच्चे से एक शब्द नहीं बोला था। क्या हुआ नरेश, क्यों मार रहे हो बच्चों को? हट जाओ आप, मैं इसका सर फोड़ दूंगा। ये कहकर उसने पास रखा रेडियो उठाया कि तभी सरिता देवी उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेती हैं। खबरदार जो ऐसी हरकत की तूने, रख रेडियो नीचे, नीचे रख। माँ की बात सुनकर नरेश रेडियो तो नीचे रख देता है, पर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस वाले और बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है। ये क्या, हाय राम, कैसे मारा है मेरे लाल को? बच्चे के गाल पर ऐसा लग रहा था किसी ने नाखून से खरोच मारी हो। आने दो इसके पापा को, बताती हूँ सब। जाती है कि नहीं बताऊं तुझे, अम्मी बुला लेना अपने पति को। और ये कहकर नरेश ने बस्ता उठाकर बाहर फेंक दिया। बहन जी माफ कर दो, पता नहीं कैसे गुस्सा आ गया इसे। वैसे कई दिनों से कह रहा था 12 का पहाड़ा याद करने को। 12 का पहाड़ा याद नहीं किया तो क्या जान से मार देगा मेरे बच्चे को? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मार दूंगा, इसे भी मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। चल निकल यहाँ से। ये कहकर नरेश ने बच्चे और माँ को घर से बाहर धकेल दिया। रात को जब मुकुंद बाबू घर लौटे तो घर में घुसते ही सरिता देवी ने सारा हाल बता दिया। तो मुकुंद बाबू को नरेश पर गुस्सा तो बहुत आया, पर नरेश के मासूम चेहरे को देखकर वो शांत हो गए। धीरे से उसके पास गए और बोले, बच्चों पर इस तरह हाथ उठाना ठीक नहीं है। मुकुंद बाबू का इतना कहना था कि नरेश ने उनका गला पकड़ लिया और बोला, बच्चे पर नहीं है पर तुम पर तो है, तुम्हें मार दूं। नरेश ने मुकुंद बाबू का गला बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। उनका दम घुट रहा था और आंखें बाहर निकल आई थीं। सरिता देवी ये देखकर लालटेन की चिमनी बाहर निकालती हैं और नरेश के हाथ में गड़ा देती हैं। नरेश की पकड़ ढीली पड़ गई और उसके हाथ से खून का फव्वारा सा फूट पड़ा। वो जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लगा मानो वो पागल हो गया हो। तभी एकदम से तेज बिजली की सप्लाई हुई और घर में लगे सारे बल्ब फ्यूज हो गए। घर में अंधेरा छा गया और फिर वही बच्चे की आवाज़ सुनाई देने लगी। सरिता देवी जल्दी से टॉर्च जलाती हैं तो देखती हैं नरेश बच्चों की तरह रो रहा था। खून निकल रहा है। ये देखकर सरिता देवी का दिल पिघल जाता है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो घबराई हुई नरेश के पास जाती हैं और हाथ में चुभे कांच को साफ करने लगती हैं। हाँ, दुख रहा है थोड़ा। पट्टी कर देती हूँ। वो नरेश के पास से उठी और रसोई से दूसरी लालटेन लाकर जला दी और नरेश की पट्टी करते हुए धीरे से बोली, ठीक बात नहीं कि तूने अपने बाबूजी पर हाथ उठाकर। समझा ही तो रहे थे प्यार से। मैं खाना लगाती हूँ। जैसे ही सरिता देवी रसोई में गई, मुकुंद बाबू को घर में ऐसा लगा कि खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया हो कि तभी लालटेन की लौ तेज हो गई और उससे काला धुआं निकलने लगा और कोहरा छा गया। चिमनी काली पड़ने लगी कि तभी लालटेन बुझी और चिमनी चटक के बिखर गई। कौन? मैं हूँ, रुक जाओ, मोमबत्ती जलाने दो। मोमबत्ती की रोशनी सिमट कर एक हिस्से को ही रोशन कर रही थी कि तभी उन्हें भी वो काला साया उस रोशनी के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। कौन है वहाँ? उस रात मुकुंद बाबू के गले से रोटी का एक निवाला नीचे नहीं उतरा। उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, बस चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे। कौन? नरेश है, बेचारा माफ़ी मांग रहा है। बोलने में हिचकिचा रहा है तो पैर दबा रहा है। क्या उस साई ने मुकुंद बाबू को मार डाला? क्या हुआ नरेश के साथ? कौन था वो काला साया?
जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते का।